जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों ये पार्ट है। और अक्सर क्या है, इस पार्ट से मैंने देखा है कि ऑफलाइन क्लासों में ऑनलाइन क्लासों में ये चैप्टर बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आता है और एग्जाम में हमारे नंबर छूट जाते हैं, जिससे कि हमारी जो परसेंटेज है वो डाउन हो जाती है। लेकिन दिक्कत छोड़ दीजिए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बम्पर धमाका। ये मान लीजिए जो आज का वीडियो है ना, इतना स्पेशल वीडियो है कि आपने लास्ट तक देख लिया तो ये जो चैप्टर है कार्बन है उसके यौगिक, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम में, एक भी। क्योंकि ऐसा क्या करने वाला वीडियो में, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का होगा और प्रत्येक प्रश्न कैसा होगा। और मैंने आपके लिए इस पेपर में रखे हैं साथियों, ये जो आपको मॉडल पेपर दिखाई दे रहा है, यहाँ मैंने आपके लिए 50 प्रश्न रखे हैं। कितने साथियों? 50। कोई 10-5 की बात नहीं कर रहा हूँ, 50 प्रश्न। और सभी को मैं आपको यहाँ पर हल करवाऊंगा, आंसर बताऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे हुआ। तो वीडियो लास्ट तक देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा ध्यान केंद्रित करना है। वीडियो पूरा होने के बाद आप खुद कहेंगे वाह सर मजा आ गया, आज का तो वीडियो बहुत ही शानदार था। ठीक है ना? तो वीडियो लास्ट तक बने रहना, बहुत ही शानदार है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका ये चैप्टर है, कौन से वर्ष की बात करें, वर्ष 2022-23 की। यानी कि जो ये वर्ष चल रहा है साथियों, आपकी जो मार्च में है। और डेट मैंने बता दिए कि जो राजस्थान बोर्ड की परीक्षा है वो कब होगी, वो आपकी होगी 16 मार्च को। कब होगी साथियों? 16 मार्च को आपके पेपर होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 2022-23 में आपके पेपर होंगे। विषय विज्ञान है, अध्याय 4 है कार्बन है उसके यौगिक। जो आपकी बोर्ड परीक्षा में जो ये लेसन कितने नंबर का आएगा तो मैं आपको बता दूं, बोर्ड परीक्षा में ये लेसन आपको देगा 6 नंबर। कितने देगा साथियों? 6 नंबर आपको ये लेसन देगा अकेला। और क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे यहाँ पर देखिए आप, तो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पेपर में 4 प्रश्न। यानी इस चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे? टोटल 4 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न होगा 1 नंबर का, दूसरा प्रश्न भी 1 नंबर का, तीसरा प्रश्न 2 नंबर का और चौथा प्रश्न 2 नंबर का। तो इस प्रकार से आपको 1+1+2+2 के तरीके से सवाल देखने को मिलेंगे और टोटल 6 अंक हो जाएंगे। यानी कि बड़ा प्रश्न आने की इस बार कोई संभावना नहीं है, छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। और बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न आएगा सारे मैंने इस पेपर में रखे हैं, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। एक एक प्रश्न मान लीजिए हीरे की खान है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न मैंने कहां से लाए तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सभी प्रश्न मैंने जो इस साल मॉडल पेपर जारी हुए उनसे, और जो पिछले साल के पेपर है उनसे, और राजस्थान बोर्ड और सभी बोर्डों द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी किया जाता है, क्वेश्चन बैंक, वहां से लिए हैं। तो सभी बोर्ड द्वारा डिसाइड क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा शानदार वीडियो। आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है कि ये वीडियो सभी भाइयों को, दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके इस शानदार वीडियो में। ठीक है ना? तो ओके, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न आता है, कार्बन और कार्बन एकल बंध युक्त यौगिक क्या कहलाते हैं? तो ये चैप्टर आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो भी आप वीडियो देख सकते हैं, और अगर पढ़ा हुआ है तो प्रैक्टिस के लिए आप ये जरूर वीडियो देखें। ठीक है ना? तो कार्बन और कार्बन यानी कि एक कार्बन और दूसरा कार्बन, ये क्या है? एकल बंध। एकल बंध क्या होता है? यहाँ पर एक ये डंडा सा खींच देता है ना इस प्रकार से, ये क्या होता है? बॉन्ड होता है, इसे हम एकल बंध कहते हैं। तो एक लगाया तो एकल बंध हो गया। युक्त यौगिक क्या कहलाते हैं? जब 2 कार्बन एकल बंध से जुड़े हो ना तो उन्हें हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं साथियों? एल्केन। याद रहेगा, जब 2 या 2 से अधिक कार्बन आपस में एकल बंध से जुड़े हो तो उन्हें एल्केन कहते हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, कितना डबल बॉन्ड आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे एल्कीन कहते हैं साथियों। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सभी चीज समझाते हुए चलूंगा। डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या कहेंगे? एल्कीन। और मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या कहेंगे? तो ट्रिपल बॉन्ड को हम बोल देंगे एल्काइन। क्या कह देंगे? एल्काइन। ठीक है ना? आया समझ में? अगर सिंगल बॉन्ड आया तो एल्केन बोलेंगे, डबल बॉन्ड आया तो क्या बोलेंगे? एल्कीन बोलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या बोलेंगे? एल्काइन बोलेंगे। कितना सिंपल है ना? समय लग रहा है? नहीं लग रहा, और समझ में भी आपको आ रहा होगा। ठीक है? तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए एकल बॉन्ड, द्विबंध और आपका त्रिबंध, ठीक है, तो आप ये लिख देंगे एल्केन, एल्किन, एल्काइन। ठीक है? तीनों मैंने समझा दिए, यानी कि एक ही प्रश्न से मैंने आपको 3 प्रश्न करवा दिए। ठीक है? आगे और भी शानदार प्रश्न है, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब मेथेन क्या होता है साथियों? तो यहाँ पर स्क्रीन पे मैं यहाँ पर आपको ये 10 नाम बता देता हूँ। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये 10 तक नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये क्या है साथियों? ये कार्बन की संख्या के अनुसार क्या उनके नाम है। मान लीजिए अगर 1 कार्बन होगा तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम मैथ, और 2 कार्बन होगा तो एथ। तो इस प्रकार से क्या ये उनके अनुसार नाम है। तो यहाँ पर क्या बोला? मेथ बोला है। तो मेथ का मतलब क्या हो गया साथियों? 1 नंबर का, यानी कार्बन कितना होगा? 1 होगा। अब 1 के चारों तरफ यहाँ पर भी H होगा, 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 यानी चारों तरफ क्या होता है साथियों? H। इस प्रकार से
बैठ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसकी क्या बन जाएगी, इसका सूत्र हो जाएगा CH4। क्या हो जाएगा, CH4। तो इस प्रकार से आप ये लिख देंगे कि C लिख के चारों तरफ क्या लगा देंगे, H लगा देंगे, हाइड्रोजन। तो ये आपका मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाएगी। मेथेन मैंने बता दिया ना, अगर कार्बन एक होगा तो मेथ बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एथेन होता तो आप 2 कार्बन यहाँ पर लगा देते और उनके चारों तरफ क्या लगाते थे, H लगा देते। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाता। तो ये हो जाएगी साथियों इसकी संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी मैं भी बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कार्बन के अपर रूपों के नाम लिखिए। तो अपर रूपों के नाम लिखने हैं तो आपकी बुक में 3 नाम दिए। पहला जो है हीरा, ठीक है, और दूसरा जो दिया है वह आपका है ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। पहला अपर रूप तो हीरा है, दूसरा ग्रेफाइट है और तीसरा आपका है फुलरीन, ठीक है। तो ये 3 आप लिख देंगे। ये क्या है, जो कार्बन होता है साथियों उसके अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। याद रहेगा, ओके, ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है। हमें एग्जाम की तैयारी करनी है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, 90 प्लस स्कोर करना है हर बच्चे के। मैं तो कहता हूं कमजोर से कमजोर बच्चा भी 90 प्लस स्कोर कर सकता है, बस रेगुलर स्टडी कीजिए। और इसमें साथियों कोई ज्यादा वो बात नहीं है बड़ी, बस रेगुलर स्टडी आपकी बहुत ही जरूरी होती है। मिसेल की संरचना का चित्र बनाइए। तो मिसेल की संरचना का चित्र तो यह स्क्रीन पे मैं आपको बता देता हूं, इस तरफ आप देखें, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ना, ये किसका, ये मिसेल की संरचना का चित्र है। कैसे बना, मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई शर्ट डाली, ठीक है, ये कोई मान लीजिए आपकी कोई शर्ट है, यहाँ पर एक तेल का दाग है, तो यहाँ से जो साबुन के अणु आते हैं ना, इस प्रकार के होते हैं साबुन के अणु, है ना। पार्ट पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे, इस प्रकार के होते हैं। तो ये क्या करते हैं साथियों, इस दाग के चारों ओर आके चिपक जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चिपक जाते हैं ना दाग के, तो इस प्रकार की आपकी संरचना बनती है, जिससे ये मैंने चित्र में दिखा दिया है, क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 5 की बात करें, कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है। तो कार्बन परमाणु की ज्यामिति की बात करूं तो इसकी संयोजकता कितनी होती है साथियों, 4 होती है। तो इसकी जो ज्यामिति होती है कौन सी होती है, चतुष्फलकीय। क्या लिख देंगे, चतुष्फलकीय क्या होती है, कार्बन की ज्यामिति होती है। ओके, क्वेश्चन आए 1 नंबर का, लिख देना कि कार्बन की परमाणु ज्यामिति कैसी होती है, चतुष्फलकीय। ओके, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जो कार्बन डाइऑक्साइड है साथियों CO2, उसकी क्या करनी है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमें बनानी है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं CO2। तो CO2 में यहां पर लिख देता हूं, ये लिख दिया। यहां पर कार्बन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे दूर दूर। अब जो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है साथियों, यानी संयोजकता की बात करूं तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता होती है 4। कितनी होती है, 4। यह आपको याद करना पड़ेगा साथियों, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसके लिंक, और ये जो PDF है ये भी मैं आपको दे दूंगा, इसकी आप टेंशन ना करें। और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, वो होती है 6, ठीक है। तो कार्बन के पास तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के पास कितने, 6 है ना संयोजकता। तो 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। ओके, सिंपल सी भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या है, कार्बन को भी अपने जो बाहरी कोश है उसमें कितने करने, 8 करने। तो 4 तो इसके पास है, इसे कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो यहां से हम क्या करेंगे, इन 2 को मिटा देंगे। इन 2 को यहां से मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। इन 2 को भी यहां से मिटा दिया, यानी कि ऑक्सीजन से 2 तो ये इसको दे देगा, और ये वाला ऑक्सीजन किसको दे देगा, इसको दे देगा, ठीक है। अब इसके तो कंप्लीट हो गए 8, तो ये इस प्रकार से अपना गोला बना लेगा। अब यहाँ पर कितने रह गए, इसका गिने 1 2, यानी इसका गिने 1 2 3 4, तो इसके पास 4 है, इसको 8 चाहिए। तो ये भी क्या है, इस प्रकार से अपने ये 4 यहाँ से ले लेगा, 4 उसके पास से 8 हो गए। और ये भी क्या करेगा साथियों, ये भी यहाँ से इस प्रकार से बना लेगा। ओके, आप साफ साफ बनाइए, आपका बन जाएगा, बस बिंदु सही जगह रखने। तो इस प्रकार से क्या है, CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाएगी। अगर आपको ये सहसंयोजी आबंध इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना डिटेल से पढ़नी है ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे देता हूं हमारे वीडियो की। ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद वो वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर मैंने डिटेल से बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है। यहाँ पर तो हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से नहीं समझा पाएंगे, तो मैं आपको मेन चीजें बता रहा हूँ। ओके, इसके बाद निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए। तो नामकरण करना, ये क्वेश्चन हर बार आता है, 2 नाम दे देता है और इनके नामकरण करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखें, C कितने, 1 2 3 है। तो मैंने अभी आपको सारणी बताई थी ना, तो उस सारणी में क्या था, जो 3 नंबर पे अगर 3 कार्बन होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, मेथ एथ प्रोप। क्या बोलेंगे साथियों, प्रोप, प्रोप। और यहाँ पे बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड है। तो मैंने पहले क्वेश्चन बता दिया, अगर डबल बॉन्ड आए तो क्या बोलेंगे, उसे ईन बोलेंगे साथियों। क्या बोलेंगे, ईन।
तो ये आपका हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। अब यहाँ पे देखिए कार्बन कितने हैं? 1 और 2, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम क्या बोलेंगे? मेथ एथ बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एथ। और बॉन्ड कौन सा है? डबल है, तो ये भी आपका हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा साथियों? एथीन। ठीक है, सिंपल से आपके प्रोपीन और एथीन हो जाएंगे। ओके, समझ में आया? ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता, यहाँ पर इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड होता, तो ये आइन हो जाता, तो इसका नाम क्या हो जाता? इसका नाम हो जाता प्रोपाइन। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाता? एथाइन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, एथेनोइक अम्ल के दो उपयोग लिखिए। जो एथेनोइक अम्ल होता है उसके दो उपयोग, तो एक तो इसका उपयोग होता है सिरके में। किसमें होता है? सिरके में होता है। और एक खाद्य पदार्थों की खटास में होता है, यानी उनको खट्टा करने के लिए इसका यूज करते हैं, सिरके में और खटास में। तो ये दो उपयोग आप लिख देंगे। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है। कार्बन का कौन सा अपरूप फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होता है? यानी इस प्रकार का फुटबॉल के रूप में कौन सा अपरूप व्यवस्थित होता है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फुलरीन। मैंने ऊपर आपको 3 बताए थे, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। उसमें से जो फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होता है वह कौन सा है? वह आपका फुलरीन है। ओके, ठीक है। ठीक है साथियों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, वह क्या बोल रहा है इससे भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम बहुत ही सिंपल सा CH3COOH एथेनोइक अम्ल की संरचना, एथेनोइक अम्ल की क्या है? संरचना बनानी है। तो ये संरचना हम बना लेते हैं। कैसे बनेगी एथेनोइक अम्ल की? तो यहाँ पर देखिए पहला कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला कार्बन है C, तो इसके एच कितने दे रखे? 3 दे रखे हैं, तो यहाँ पर भी आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। ओके, फिर इसके बाद एक और कार्बन है, बॉन्ड लगा देंगे सिंगल वाला। ठीक है, और ये जो ओ दे रखे हैं इस प्रकार से, ये कहाँ जाएंगे? ये यहाँ पर आ जाएंगे। और ये OH है वो कहाँ पर आ जाएगा? इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये जो चीज बनाई है ना मैंने, ये क्या है? एथेनोइक अम्ल की संरचना है। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, कार्बन के कोई दो गुणधर्म लिखिए। तो मैं ये पार्ट के नोट्स मैंने जब करवाए थे हमारी ऑफलाइन क्लासों में, तो मैंने बताया था कि कार्बन के बहुत से गुणधर्म होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से तो क्या है, जो पहला है वो तो कौन सा है? चतुसंयोजकता है। कौन सा है? चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता का मतलब क्या होता है? कार्बन की क्या होती है? 4 संयोजकता होती है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन न तो किसी को देता है न किसी से लेता है, बस ये क्या है कि अन्य तत्वों के परमाणु के साथ सहसंयोजी आबंध बना देता है। तो एक तो विशेषता हो जाएगी कि कार्बन में चतुसंयोजकता पाई जाती है, और दूसरा हो जाएगा श्रृंखलन। क्या हो जाएगा? श्रृंखलन। ये श्रृंखला बनाता है ना अन्य तत्वों के साथ, तो ये इसका गुण हो जाएगा, यानी कि गुणधर्म हो जाएगा श्रृंखलन। तो चतुसंयोजकता फर्स्ट हो जाएगा, श्रृंखलन आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है साथियों, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, वह क्या बोल रहा है? सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सल्फर के अणु की, तो जो आपका सल्फर होता है S से लिखते हैं, और इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है? 16 होती है। ठीक है, और इसकी संयोजकता की बात करें, यानी पहले कोष में 2, दूसरे में 8, तो 6 इसकी क्या होती है? संयोजकता होती है। कितनी होती है साथियों? 6। तो इस प्रकार से आप यहाँ भी लिख देंगे S, यहाँ भी S, यहाँ भी S, यहाँ भी S। इस प्रकार से आपको संरचना बनानी है। तो 6 इसकी संयोजकता है, तो 6 बिंदु लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये लिख दी। अब इसके पास 6, इसको कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो 2 क्या है? ये यहाँ से इस प्रकार से 2 इससे ले लेगा, 2 ले लिए, तो ये इसके 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए। फिर इसको भी कितने चाहिए? इसको भी अपने 8 पूरे करने, तो 2 यहाँ से लेके ये इस प्रकार से बना लेगा गोला, और ये इस प्रकार से बना लेगा, और इस बीच ये वाला रह गया ना, इसको भी चाहिए, तो ये 2 यहाँ से ले लेगा। तो इस प्रकार से जो क्या है आपकी जो संरचना बनेगी वो किसकी बनेगी? सल्फर के अणु की। एक साफ फोटो में यहाँ पे बता देता हूँ, इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है ना साथियों, बस आपको 8 कंप्लीट करने होते हैं। ओके, फिर डिटेल से मैं आपके लिए इनका वीडियो लाऊंगा। अभी हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप बस मेन चीजें समझिए। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? कार्बन के कौन से अपरूप स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? जो कार्बन के कौन से अपरूप, यानी 3 बताए थे, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरेन, उसमें से कौन से में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा साथियों? ग्रेफाइट। ठीक है ना, आया समझ में कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है यानी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। ओके, काफी ज्यादा अच्छे सवाल है ना, आपको लग रहे होंगे ना अच्छे। अगर चैप्टर पढ़ा हुआ है तो यूं ही समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ा है तो कुछ कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। वैसे भी क्या है साथियों, हम क्या करते हैं? चैप्टर को छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते।
अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी, और नहीं पढ़ा हुआ है तो थोड़ा बहुत तो दिमाग में जा ही रहा होगा, वह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पता कौन सा प्रश्न एग्जाम में आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, CH3 CH2 Br का नामकरण कीजिए। तो ये जो Br है ना, इसे हम बोलते हैं ब्रोमो। क्या बोलते हैं? ब्रोमो। आपने प्रकार्यात्मक समूह पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बताता हूं। ऐसे समूह होते हैं जिनमें विशेष नामकरण पढ़ते हैं, तो जब भी Br आता है तो हम आगे आगे क्या लिख देते हैं? ब्रोमो लिख देते हैं। यहाँ पे कार्बन कितने? 2 हैं, तो 2 को तो हम बोलते हैं एथ। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा आपका एथेन, तो ब्रोमो एथेन इसका एकदम अच्छा नाम यानी सटीक नाम हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये कर दिया हमने इसका नामकरण। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, यौगिक CH3COOH का नाम लिखिए तथा इसका प्रकार्यात्मक समूह लिखिए। तो CH3COOH का नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा साथियों? एथेनोइक अम्ल, जो मैंने ऊपर भी बताया था, एथेनोइक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। और समूह की बात करें तो इसका जो प्रकार्यात्मक समूह वो कौन सा हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। बोल लिख के बताता हूं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये इसका समूह हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम ओइक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओइक। जो ये पीछे लगा हुआ है ना नोइक, तो ओइक पढ़ते हैं इसमें। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल इसका प्रकारात्मक समूह हो जाएगा, और एथेनोइक अम्ल क्या हो जाएगा? इस वाले का नाम हो जाएगा। ठीक है साथियों, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, सबसे सरल एल्काइन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाइए। तो इसमें क्या होता है कि जो हम कार्बन की संख्या के अकॉर्डिंग पढ़े, तो मेथ आता है तो उसका तो बनता नहीं, एथ का बनता है। तो एथ में तो आपके कार्बन हो गए 2, और इसमें हाइड्रोजन में कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। किस प्रकार से? मान लीजिए यहाँ पर लिखा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा, क्योंकि आइन है ना इसमें, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। इधर कार्बन 3 है तो एक एच आ जाएगा इधर, एक एच आ जाएगा इधर। तो इस प्रकार से क्या है? इसकी संरचना बन जाएगी। ओके, ठीक है, तो ये आप इसमें लिख देंगे, बना देंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है ये भी देख लेते हैं। किस उत्प्रेरक का उपयोग साधारणतः वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस तत्व या उत्प्रेरक का नाम है निकेल। क्या है? निकेल। इसे निकल भी कहते हैं। आप टेंशन मत लीजिएगा, अगर आपने पढ़ा है तो दोनों सही है। ये क्या इंग्लिश के नाम होते हैं, हम तो इनका उच्चारण पढ़ते हैं। तो निकेल क्या है? वह उत्प्रेरक है जिसका उपयोग साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। ओके, याद रहेगा, भूलना नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा मैंने डाल दिया था इसमें कि सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम। तो सीएनजी का तो होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कौन सा होता है? यहां पर लिखूं मैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, लिख ही देता हूं आपके लिए मैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और एलपीजी का जो नाम होता है वो क्या होता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, जो एलपीजी आप अपने गैस चूल्हे में काम में लेते हैं ना, रसोई घर में, वो वाला होता है। तो ये आपका हो जाएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। जो ऑटो वगैरह चलते हैं ना, आजकल तो गाड़ियां भी चलती है उससे, तो इस प्रकार से संपीड़ित प्राकृतिक गैस और ये द्रवित पेट्रोलियम गैस हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? यह देखें, साबुन तथा अपमार्जक में अंतर लिखिए। तो साबुन का हम बता दूं, सिंपल सा अंतर है। साबुन तो क्या है? मृदु जल में कार्य करता है। कौन से वाले? मृदु जल में, यानी जो सरल जल होता है बिल्कुल साफ सुथरा, बिना किसी अन्य गैसों से मिला हुआ, उसमें क्या काम करता है? साबुन काम करता है। लेकिन अपमार्जक क्या है? ये मृदु जल में तो काम करता ही है, लेकिन ये क्या है? जो कठोर जल होता है, यानी जिसमें क्लोरीन वगैरह गैसें मिली होती है, उसमें भी क्या है? काम करता है। तो अपमार्जक मृदु व कठोर जल दोनों में काम करता है, और साबुन केवल मृदु जल में कार्य करता है। ये इसका सिंपल सा अंतर हो जाएगा। ओके, तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा है साथियों, तो लास्ट तक भी देखें, क्योंकि आगे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल देखने को मिलेंगे। वीडियो बीच में स्किप ना करें, क्योंकि इससे क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो क्या पता वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र तथा प्रकार्यात्मक समूह लिखिए। तो हम लिख देते हैं, मैंने सूत्र इसका पहले भी बताया था। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र आप लिखेंगे CH3 CH2 और OH। ये इसका क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा एथिल एल्कोहल का। ओके, और एथिल एल्कोहल को IUPAC में क्या बोलते हैं? IUPAC नामकरण में एथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो, यही आपका एथेनॉल होता है। ओके, और इसका पूछा था प्रकार्यात्मक समूह, तो इसका प्रकार्यात्मक समूह हो जाएगा एल्कोहल। कौन सा हो जाएगा? एल्कोहल, जिसे ऑल लिखा जाता है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, 21, कार्बन की संयोजकता लिखिए। तो कार्बन की संयोजकता मैं आपको बताऊं तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। बार बार अभी भी सोल्व किया था ना ऊपर भी, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ओके, एल्डिहाइड प्रकार समूह का सूत्र लिखिए। जो एल्डिहाइड का सूत्र लिखना है मैं, तो एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है मैं आपको बताऊं,
एल्डिहाइड का सूत्र इस प्रकार से होता है, यहाँ पर H आता है और यहाँ पर आपको O दिया जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। और इसका जो अनुलग्न होता है वो Al होता है यानी L होता है। यानी कि कोई भी नाम होगा जैसे प्रोपेन होगा तो उसे क्या बोले, प्रोपेनॉल, प्रोपेनेल, ठीक है, प्रोपेनेल उसे कहा जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आ रहा है, हाइड्रोजनीकरण क्या है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। तो हाइड्रोजनीकरण की परिभाषा मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं, आप वहां से देखें। निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। क्या है साथियों, बहुत सिंपल सी है, पढ़ना ध्यान से। निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा आप एग्जाम में लिख देंगे। यानी जो असंतृप्त होता है यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के, वो क्या है, सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाते हैं हाइड्रोजन जोड़कर। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, कार्बन तथा अकार्बनिक यौगिक में अंतर। तो सिंपल सा समझाता हूं, कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिनमें क्या है, कार्बन भी आता है और हाइड्रोजन भी आता है। कार्बन भी आता है और हाइड्रोजन भी आता है, वो कौन से यौगिक कहलाते हैं, कार्बनिक। और जिनमें या तो सी आएगा या फिर क्या है, एच आएगा, यानी या तो कार्बन आएगा या हाइड्रोजन आएगा, वो कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं अकार्बनिक यौगिक। उदाहरण बताऊं, जैसे मान लीजिए CO2, यहाँ भी क्या है, कार्बन आया अकेला, हाइड्रोजन नहीं आया। और एक होता है H2O, यहाँ पर H आया, कार्बन नहीं आया। तो ये कौन से, ये आपके अकार्बनिक यौगिक है। और कार्बनिक यौगिक ये होते हैं जैसे आपका हो गया CH4, CH6, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, ग्रेफाइट की संरचना का चित्र बनाइए। तो स्क्रीन पे आप देखें, यह आपकी ग्रेफाइट की संरचना का, यह आपकी ग्रेफाइट की संरचना का सूत्र हो जाएगा और यह आपकी हीरे की संरचना का सूत्र हो जाएगा। 25 व 26 दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपको चित्र की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, वैसे तो कम चांस होता है लेकिन फिर भी आ जाए तो नंबर ना छूटे, इसलिए एक थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो हीरे की संरचना, ग्रेफाइट की संरचना का चित्र मैंने आपको बता दिया, जो आपकी बुक में भी दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। तो सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आप लिखे, कार्बन अपने अन्य परमाणु तथा अन्य तत्वों के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है। कार्बन अपने अन्य परमाणु तथा अन्य तत्वों के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। जो मैंने ऊपर आपको बताया था ना, वो इस प्रकार से गोले टाइप के, वो क्या थे, सहसंयोजी आबंध थे। तो ये डेफिनेशन आप लिख देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, बेंजीन में एकल, द्वि तथा त्रिआबंध। तो एकल की बात करो तो 9 होते हैं और द्वि कितने होते हैं, द्वि आपके 3 होते हैं और त्रि एकदम 0 होता है, ठीक है। ये इस प्रकार का आप चित्र देखें स्क्रीन पर, ये बेंजीन का चित्र है साथियों। इसमें आप अगर एकल आबंध गिनेंगे ना, यानी सिंगल बॉन्ड, यानी एक लाइन के कितने हैं, तो आप खुद गिन लीजिए 9 है। और डबल बॉन्ड यानी द्वि बॉन्ड यानी डबल ए से, तो वो कितने, वो आप देख सकते हैं, वो 1 2 3 है, ठीक है। और त्रिआबंध तो आपको एक भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, यानी 3 लाइन होगा तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो वो 0 है, ठीक है ना, सिंपल सा। साबुनीकरण किसे कहते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है। साबुनीकरण किसे कहते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है। तो साथियों, साबुनीकरण में आप लिख देंगे, जब वसा या तेल को NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो वसा या तेल के अणु विघटित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। एक बार फिर बोल के बताऊं, जब वसा या तेल को NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो वसा या तेल के अणु विघटित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। और इसकी उपयोगिता में आप लिख देंगे कि इससे साबुन बनता है, और साबुन बन रहा है तो इसकी उपयोगिता हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, ये भी देख लेते हैं। दहन वेल्डिंग के लिए किनका मिश्रण किया जाता है। दहन वेल्डिंग के लिए किनका मिश्रण किया जाता है, तो आप लिख देंगे ऑक्सीजन, किसका, एक तो किया जाता है ऑक्सीजन का और एक किया जाता है एथाइन का। इन दोनों के मिश्रण से क्या है, जो दहन वेल्डिंग संपन्न हो पाती है ऑक्सीजन तथा एथाइन से, ठीक है। ओके साथियों, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन नंबर 31 32 33 इस प्रकार के और भी प्रश्न हैं जो आप देख सकते हैं नीचे। टोटल प्रश्न की काउंटिंग में आपको बताऊं तो मैंने कहा था 50 प्रश्न, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपके लिए टोटल कितने 50 प्रश्न रखे हैं। लास्ट का जो प्रश्न है कौन सा है, 50वें नंबर का है, ठीक है साथियों। तो मैंने 30 तक तो आपको हल करवा दिया, आंसर बता दिए। और क्या आंसर आप खोजने के, और का आंसर आप खोजने का अभ्यास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको जरूर मिलेगा। और ना मिले तो मुझे कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा। परेशानी लेने की तो बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन देता हूँ मेरा। ये हमारे यूट्यूब चैनल है एजे स्मार्ट क्लासेज, एजे साइंस सेंटर, और मेरा नाम है अजय कुमार और ये मेरे नंबर है। आपको पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप बेझिझक मुझे इन नंबरों पर कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं आपकी
मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको बता देता हूं आपको ये पीडीएफ कैसे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर क्या है आपको लिखा होगा पीडीएफ प्राप्त करें, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े, तो आप वहां पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। आपके जुड़ते ही कुछ समय पश्चात जब मैं देखूंगा कि बच्चे ऐड हुए हैं तो मैं आपको वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर वो पीडीएफ नहीं आए, तो मैं सभी पीडीएफ क्या है आपके लिए एक जगह इकट्ठा कर रहा हूं, तो सभी एक साथ आपको भेज दूंगा। यही चैप्टर नहीं साथियों, मैथ के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर हो गए बोर्ड परीक्षा के, सभी ए टू जेड आपको स्टडी के सामान वहां पर हमारे द्वारा उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड हो जाए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि ऐसे वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।